So hello my dear students, I welcome you all to your channel solution series CBSE क्लास 6 to 12। वीडियो जो था वो हम लोग का पार्ट 1 था। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सर के बारे में पढ़े हुए थे। आज वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, देखेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी काफ़ी मदद करने वाले होते हैं। तो चलो आओ हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। देखो ये बोल रहा है कि तुम हमेशा देखते होगे कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लांट्स एनिमल्स हैं जब वो उनका डेथ हो जाता है तो ऐसे ज़मीन पे मिट्टी पे पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और उनका आप डिकम्पोजिशन होते हुए देखते होंगे। व्हाट यू ऑब्जर्व कि तुम लोग देखते होगे कि कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं कि धीरे धीरे उनके ऊपर माइक्रोबायल अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका डिकम्पोजिशन होते रहता है और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते जाते हैं। अच्छा, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद तुम क्या देखोगे कि वे धीरे धीरे डिसअपीयर हो गए, बिल्कुल ही वहाँ से वो ख़त्म हो गए। तो तुम गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर वो गए तो कहाँ गए। तो देखो दिस इज़ बिकॉज, इसका रीज़न क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये इनको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट में। ये जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको धीरे धीरे वो डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये जो सिंपल सब्सटेंस है ना, दे आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कोई दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स जो है उस सिंपल फॉर्म में जब वो चेंज हो जाएगा तो उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये सब क्या कर रहे हैं इनको कि वापस से डिग्रेड कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कुछ हार्मफुल और स्मेली जो सब्सटेंस है इनसे हमारा इन्वायरमेंट को छुटकारा मिल जा रहा है और ये वापस से दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज अप कर लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने में हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो अभी तक हम लोग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन किए हुए हैं, दिज ऑल वेयर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो इनको आओ हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। अब जरा देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। अब देखो ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी हैं। अब देखो ये कैसे होते हैं। तो ये क्या है ना कि बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बींग में कॉज करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ, इसके अलावा देखो प्लांट्स हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए। अच्छा, सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम लोग पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। यानी देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी तक तुम लोग देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टाइप था उसमें कुछ ऐसे थे जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थे। अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमको काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी कि दे आर द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो तुम्हारे भोजन को, क्लॉथिंग को, लेदर को, ये सब को स्पॉइल करते हैं, यानी कि उनके ऊपर धीरे धीरे इनका ग्रोथ आ जाता है एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट्स उसको ये सड़ाना गलाना जो है शुरू कर देंगे। अब यहाँ देखो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, है ना। यानी कि अभी हम लोग देखेंगे कि ह्यूमंस में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कौन कौन है। तो चलो आओ हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसे कि ये जो पैथोजेंस हैं, व्हेन दे एंटर आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में जब एंटर करेंगे, अच्छा कैसे करेंगे, तो इट माइट बी थ्रू द एयर दैट वी ब्रेथ, जब हम लोग सांस लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो ड्रिंकिंग वाटर है अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर तुम गंदा पानी पीते हो तो गंदे पानी के थ्रू भी ये तुम्हारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। या फिर जो तुम भोजन खा रहे हो, जो खाना खा रहे हो,
अगर वो खाना तुम्हारा इन्फेक्टेड है तो भी उसके ज़रिए वो तुम्हारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे घर का कोई मेंबर जो है बीमार पड़ा है और तुम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हो, तो भी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो थ्रू फिजिकल कांटेक्ट भी जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं, है ना। वो जो पेशेंट होगा, पेशेंट से तुम्हारे बॉडी में आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एनिमल होते हैं वो भी कैरियर होते हैं कुछ पैथोजेंस के, तो उनके थ्रू भी वो पैथोजेंस जो है तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे पास आसपास आ सकता है, या फिर तुम जब उनके पास जाओगे तो उनके बॉडी से फिर वो तुम्हारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो इसी में एक आता है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आओ हम लोग देखते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। देखो, कुछ ऐसे माइक्रोबायल डिजीज होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं। अच्छा, इनका मीडियम क्या होता है, किस मीडियम से, तो जैसे कि एयर, वाटर, इसके अलावा भोजन या फिर फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है। दीज आर द वे बाय विच दे कैन स्प्रेड। जिस कैरियर है या जो पर्सन बीमार है उस पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ये इन मीडियम के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, जैसे कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड है, यानी चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि ये अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर तुम उसके कॉन्टेक्ट में आते हो और तुम हेल्दी हो तो उससे तुम्हारे अंदर ये पैथोजन एंटर कर सकते हैं और ये तुम्हें भी बीमार कर सकते हैं। अब देखो ज़रा कि हाउ इन्फेक्शस डिजीजेज स्प्रेड थ्रू एयर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इन्फेक्शस डिजीजेज हैं ये एयर के थ्रू कैसे हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। होता क्या है कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हो गया, एक कॉमन सर्दी जुकाम का ही हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, या फिर मान लो कि कभी ना कभी तुमको भी सर्दी जुकाम हुआ होगा, तो तुम क्या करते हो कि अगर ऐसे स्नीजिंग करते हो, छींकते हो, तो उस केस में क्या होता है कि तुम देखोगे, कभी ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, है ना, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। उस केस में क्या होता है ना कि काफ़ी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना वो तुम्हारे नोज से निकलते हैं। अच्छा, और ध्यान रखना कि वो जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं ना दे कैरी थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस उसमें हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं कि आसपास के एयर में फैल जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आसपास में अगर कोई हेल्दी पर्सन है, अब सपोज कि वो सांस लेगा, तो उसी इन्वायरमेंट में सांस ले रहा है और उस इन्वायरमेंट में ऑलरेडी तुम स्नीजिंग करके पूरा वायरस फैला चुके हो, तो होगा क्या कि जब वो पर्सन सांस लेगा तो एयर के थ्रू वो वायरस उसके बॉडी में एंटर कर जाएगा। जब वो सांस लेगा तो उसके नॉस्ट्रिल के थ्रू, नोज के थ्रू वो जो वायरस होगा उसके बॉडी में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। और फिर वो वायरस जब उसके बॉडी में जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो पर्सन भी तुम्हारा हेल्दी था, बट आफ्टर सम टाइम ही विल बी अ विक्टिम ऑफ दैट डिजीज। अब देखो ये जो तुम्हारा भैया है, बूझो भैया, ये क्या जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे बचने का कोई तरीका है क्या कम्युनिकेबल डिजीज से। अगर सपोज कि सामने वाला पर्सन जो है या फिर तुमको अगर मान लो कि ये कॉमन कोल्ड हो जाता है कभी, तो तुम ऐसे अगर स्नीजिंग कर रहे हो एयर में, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम अपने दोस्तों को, तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को ये जो कॉमन कोल्ड है ना ये बीमारी फैला सकते हो। तो इसके लिए क्या तरीका है, तो चलो इसका आंसर तुम्हारी पहली दीदी देने वाली। तो चलो पहली दीदी से मिलवाता हूँ मैं। तो देखो ये पहले दीदी बोल रही है कि अगर ऐसा है कि जब भी तुम कभी स्नीजिंग करो तो तुम क्या करो कि अपने माउथ को, अपने नोज को हैंडकरचीफ, कोई भी एक छोटा सा कपड़ा, रुमाल के थ्रू क्या करो उसको ढक करके स्नीजिंग करते हो। तो वो जो वायरसेस जो तुम्हारे मुंह से, नाक से जो निकल रहे हैं ना, वो वायरसेस उसी कपड़े के अंदर जो है सीमित होकर के रह जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि तुम क्या करो कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन हो ना, या तो तुम हेल्दी पर्सन से डिस्टेंस बना कर रखो, या फिर अगर तुम हेल्दी पर्सन हो तो तुम इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना करके रखो। क्योंकि इससे क्या होगा कि हो सकता है कि सब कोई कभी न कभी बीमार पड़ता है, तो अगर सामने वाला बीमार है तो उससे तुम बच जाओगे, या तुम कभी बीमार पड़ते हो तो उससे क्या होगा कि तुम सामने वाले को वो जो है
बीमार होने से बचा लोगे। तो ये तरीका है जिससे कि तुम इनसे बच सकते हो या फिर दूसरे को बचा सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं ना जिसके कुछ कैरियर्स भी होते हैं। अच्छा, कैरियर्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं ना कि ये इन डिजीज़ को कैरी करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक ये बीमारी को जो है घर घर लेकर के पहुंचाते हैं। जैसे देखो, द फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सक्रेटा। अच्छा, कुछ फ्लाइज देखते होगे, मक्खी तुम्हारे आसपास होती होगी तुम्हारे घरों में, है ना। ये जो मक्खियाँ होती हैं तुम्हारे आसपास के जो भी कचरे होते हैं उनके ऊपर बैठती है। इवन कि जो एनिमल के कुछ एक्सक्रेटा होते हैं, एनिमल डंग वगैरह, उसके ऊपर भी ये बैठती है। इससे क्या होता है कि उनके अंदर काफ़ी वायरसेज होते हैं जो कि हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजन जिसको आप बोलते हो, वो क्या होते हैं कि उनके बॉडीज़ में, उनके पैर में वो चिपक जाते हैं। और होता क्या है कि अब ये जो तुम्हारे हाउस फ्लाइज हो गए या फिर जो भी फ्लाइज हो गए, ये जो कैरियर्स हैं, ये फिर क्या करेंगे कि वहाँ से फ्लाई करके, उड़ करके कहीं दूसरे जगह जाएंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई अनकवर्ड फूड आइटम रखा हुआ है तो वहाँ पे उस पर भी वो जा कर के बैठेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि उनके जो पैरों में, उनके बॉडी में वो जो पैथोजन चिपके हुए थे, वो सारे पैथोजन जो है वापस से उस फूड आइटम पे क्या होगा, जा कर के चिपक जाएंगे। यानी कि ये कैरियर हो गए, क्योंकि ये जो फ्लाइज हैं इन्हीं के माध्यम से वो पैथोजन जो है वहाँ से उठ करके तुम्हारे घरों में आए और तुम्हारे घरों में जो अनकवर्ड फूड वगैरह है उससे जा कर के वो चिपक गए। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन, अब वो जो खाना है तुम्हारा कंटामिनेट हो गया, अगर कोई पर्सन उस खाने को खाएगा तो मोस्ट लाइकली कि वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि वो पैथोजेंस उसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे एंड दे आर वेरी हार्मफुल। तो वो क्या करेंगे कि फिर तुमको बीमार कर देंगे। अगर तुम गलती से, चूँकि तुमको दिखेगा तो नहीं, होता क्या है कि अगर अनकवर्ड फूड है तो ये जो पैथोजेंस होते हैं इनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, तो ये आपको दिखेंगे नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है अनजाने में उस खाने को खा लोगे और वो खाना क्या है तुम जानते हो कि इन्फेक्टेड हो गया है, जिससे कि फिर तुमको वो बीमारी फैला सकता है। तो तुमको ये एडवाइस दिया जाता है कि जब भी तुम फूड आइटम को घर में रखो तो उसको कवर करके रखो, या फिर तुम कोशिश करो कि खाना जब भी खाओ तो दूसरी चीज़ की कोशिश करो कि खाना काफ़ी ताज़ी होनी चाहिए और गर्म खाना खाने की कोशिश करो। तो इसके अलावा यू शुड अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। वैसे फूड आइटम्स जो कि लंबे समय से अनकवर्ड रखे हुए हैं तो उसको तुम मत खाओ, क्योंकि इवन कि एयर के थ्रू बहुत से ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एयर के थ्रू भी स्प्रेड आउट हो सकते हैं। तो चलो हम लोग फिर फर्दर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो है मैं तुमको मिलवाने वाला हूँ कुछ कैरियर्स हैं। ये जो मलेरिया के कैरियर हैं, ये देखो, ये जो महारानी साहिबा दिख रही हैं तुमको, ये महारानी साहिबा जो है घर घर घूमती रहती हैं, और दूसरी चीज़ कि ये फ्री में गिफ्ट बांटती रहती है घर के लोगों को। सपोज कि ये जिनको भी काट लेगी ना, उनको फ्री में ये मलेरिया जो बीमारी है ना, ये फ्री गिफ्ट के तौर पे दे जाती हैं। अब होता क्या है कि देखो, ये इनका नाम क्या है महारानी साहिबा का, ये है फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्क्वीटो, ये इनका नाम है। तो ये क्या करती हैं कि मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसको प्लाज्मोडियम के नाम से हम लोग जानते हैं, इस प्लाज्मोडियम का ये कैरियर होती है। मतलब इस बीमारी को जो है ये एक घर से दूसरे घर, फिर दूसरे घर से तीसरे घर जो है लेकर के जाती रहती है। जिस पर्सन को काटेगी तो उस पर्सन, सपोज कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया है, ठीक है, तो होता क्या है कि उसके ब्लड के अंदर ये पैथोजेंस होता है प्लाज्मोडियम। तो ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी पे बैठी, उसको काटी, और फिर किसी हेल्दी पर्सन को गई और उसको काट ली। तो उससे क्या हुआ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम था, जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, उसको फिर ये हेल्दी पर्सन के बॉडी में डाल देगी। इससे क्या होगा बेचारा कि हेल्दी पर्सन जो है वो भी बीमार पड़ जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो, महारानी साहिबा जब भी तुमको आसपास तुम्हारे घरों में दिखें तो इनसे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि ये है बहुत छोटी बट बहुत ख़तरनाक है। चलो हम लोग फिर देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो, इन्हीं की जो है एक छोटी बहन है जिनको हम लोग देखो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल एडीज मॉस्क्वीटो के नाम से इनको
जानते हैं। ये देखो, ये महारानी साहिबा जो हैं दिखने में तो उनसे छोटी हैं बट है उनसे भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि ये जो महारानी साहिबा है ना, ये क्या करती हैं कि डेंगू वायरस को कैरी करती हैं, और अगर ये किसी को काट ले ना तो मोस्ट प्रोबेबली कि उस पर्सन को जो है डेंगू के तौर पे एक फ्री गिफ्ट दे करके जाएंगी। तो ये 2 महारानी साहिबा से आपको बच करके रहना है ना। जब भी आपके आसपास दिख जाएं तो आप इनसे सतर्क हो जाइए। एक देख लो, एक ये हैं, इनका नाम है फीमेल एनोफ्लिज मॉस्क्वीटो, और दूसरी जो साहिबा हैं इनको हम लोग बोलते हैं फीमेल एडीज मॉस्क्वीटो। तो देख लीजिए। अच्छा देखो, अब तुमको जान करके आश्चर्य होगा कि चाहे डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, दोनों केस में जो मॉस्क्वीटो जो हम लोगों को बाइट करती है ना वो फीमेल होती है, मतलब महारानी साहिबा ही होती है, महाराजा नहीं होता है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फीमेल मॉस्क्वीटो होती है ना, सिर्फ यही हम लोगों को काटती हैं, हम लोगों के बॉडी पे बैठती हैं और हम लोगों का ब्लड जो है सक करती हैं। मेल जो होता है वो हम लोगों को मॉस्क्वीटो नहीं बाइट करता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है ना, इसका रीज़न ये है देखो कि ये जो फीमेल मॉस्क्वीटोज होती है ना, इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए जब ये अंडा देती है ना, तो अंडा देने के लिए इनको ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अपने जैसे संतान को जन्म देने के लिए इनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल करने के लिए ना ये हमारे बॉडी के ऊपर बैठती हैं और हमारे बॉडी से ब्लड सक करती हैं। तो इनकी भी मजबूरी है कि इनको अपने जैसे बच्चे को जन्म देना है, अंडा देना है, और अंडे देने के लिए जो है इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और खामखा जो है हम इनको मार देते हैं। तो खैर हमको इनसे प्रिवेंशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जानते हो कि अगर हम इनसे प्रिवेंट नहीं किए तो फिर हमें तरह तरह की जो है बीमारी है गिफ्ट के तौर पे दे भी तो रही है ना। तो इनसे बचाव जो है हम लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो, अब जानते हो कि ये डिजीज़ कैरियर्स हैं, अगर ये बीमारी जो है काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह ले करके बांट रही हैं, तो फिर इनसे बचाव भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो क्या क्या हम तरीका अपना सकते हैं। तो सबसे पहले कि जितने भी मॉस्क्वीटोज हैं दे ब्रीड इन वाटर, है ना। इनका जो सबसे फेवरेबल प्लेसेस है जहाँ पे इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है वो वाटर होता है। तो हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो तुम ध्यान रखो कि तुम अपने आसपास में पानी को जमा मत होने दो। कहीं भी अगर तुमको लगे कि पानी वहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन से पड़ा हुआ है, वो इकट्ठा है, तो तुरंत वहाँ से उसको तुम हटा दो। जैसे कि कभी घर में अगर कूलर्स होता है, कूलर में पानी जो है हम एक बार डालते हैं 4 दिन 5 दिन तक ऐसे ही रहता है। या फिर टायर्स वगैरह, पुराना टायर हो गया है उसमें पानी, बारिश वगैरह होती है, पानी उसमें आकर के जमा हो जाता है, वो ऐसे ही रहता है। कुछ फ्लावर पॉट होते हैं ऐसे घर में छोड़ा हुआ है फ्लावर पॉट, उसमें जो है पानी आकर के जमा हो गया। तो ये सब कुछ तरीके हैं जहाँ पे पानी जो है जमा हो जाता है, और ये जो है इनका फेवरेबल प्लेस होता है मॉस्क्वीटो को ब्रीड होने के लिए। तो यहाँ से तुरंत आप उस पानी को जो है हटा दीजिए, फेंक दीजिए। अच्छा, बाय कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, तो ध्यान रखना कि आपको अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है एंड ड्राई रखना है। इफ़ यू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ड्राई, तो इनका जो ब्रीड होगा वो काफ़ी कम होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे आसपास जो है इनकी संख्या कम हो जाएगी। नहीं तो ऐसे भी इनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, एंड हम ह्यूमन बींग्स जो हैं इनसे काफ़ी परेशान हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि हमें कुछ एक टेबल लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ की हम चर्चा करेंगे, और ये जो डिजीज़ हैं किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ ह्यूमन डिजीज़ में ट्यूबरक्यूलोसिस है, मिजिल्स है, चिकन पॉक्स है एंड पोलियो है। तो सबसे पहले देखो कि जो ट्यूबरक्यूलोसिस है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, मिजिल्स जो है वायरस की वजह से, चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से, और पोलियो भी वायरस की वजह से। तो ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टेबल जो है आप लोगों को याद कर लेना होगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि हाँ बताओ कि कौन सा डिजीज़ जो है किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखो इसको, और बेटर होगा कि आप अगर इसको याद कर लेते हो तो देखो ज़रा, अगर हम बात करें ट्यूबरक्यूलोसिस तुम्हारा बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है,
अच्छा, ये एयर के थ्रू फैलता है, ये भी ध्यान रखना कि एयर के थ्रू फैलता है। मीजल्स वायरस की वजह से ये भी एयर के थ्रू। अच्छा, चिकन पॉक्स ये एयर और कांटेक्ट में अगर आते हो, कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आते हो तो भी चिकन पॉक्स फैल सकता है। अगर पोलियो की बात करो तो ये भी वायरस से होगा और ये भी तुम्हारा एयर और वाटर के थ्रू तुम्हारे बॉडी में फैलेगा। अब देखो इनके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको क्या करना है कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ऐसा देखो कि अगर कोई पर्सन है जो कि इससे इन्फेक्टेड है तो उससे एकदम दूरी बना करके रखो तुम। दूसरी चीज़ की पर्सनल बिलोंगिंग्स जो होते हैं ना ऑफ द पेशेंट्स उसको एकदम अलग कर दो, यानी कि उसका जैसे क्लॉथिंग हो गया, उसका जो बेड हो गया, उसका खाने पीने का सामान हो गया, तो उसको क्या कर दो कि अलग कर दो फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स जो कि हेल्दी पर्सन है। इसके अलावा वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। अच्छा, ध्यान रखना है कि अगर उसको वैक्सीनेशन वगैरह तुम प्रॉपर एज में अगर दिला देते हो तो मोस्ट लाइकली कि इससे क्या होगा कि उसको ये जो बीमारी है इसके होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, तो ये ध्यान रखो। अब देखो कॉलेरा और टाइफाइड की बात करो तो ये दोनों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अच्छा, इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये वाटर और फूड के थ्रू जो है ये दोनों बीमारी फैल सकते हैं, जिसमें कॉलेरा जो है इन दोनों के थ्रू फैलता है और अगर हम बात करें टाइफाइड तो ये तुम्हारा वाटर के थ्रू फैलता है। अब देखो क्या प्रिवेंटिव मेजर है, क्या तुमको अपने लेवल पे जो है तुम क्या कर सकते हो जिससे कि तुमको ये बीमारी नहीं हो। तो उसके लिए तुमको मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। अच्छा, तुमको क्या करना है कि अपनी साफ़ सफाई रखना है, अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि तुमको सैनिटरी हैबिट्स फॉलो करना है, यानी कि थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, अपने ऑर्गन की साफ़ सफाई करो डेली। उसके लिए तुमको स्नान करना पड़ेगा, सही समय पे तुमको ब्रशिंग करना है, अपना वाटर का आसपास का जो भोजन आइटम है, हाथों की सफाई, ये सब बहुत ज़रूरी है। कंज्यूम तुमको प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है, क्योंकि मेनली जो है ये भोजन और पानी की वजह से ना ये दोनों बीमारी ज़्यादातर फैलते हैं। तो तुम ये चेक करो कि ये किसी तरह से इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड होंगे और जाने अनजाने में तुम पी लेते हो तो फिर तुमको ये कॉलेरा और टाइफाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखो ये हेपेटाइटिस ए की बात करो तो ये वायरस की वजह से फैलेगा तुम्हारा। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी वाटर है, ये वाटर के थ्रू फैल सकता है तुम्हारे बॉडी में। इससे कैसे तुम बच सकते हो, तो तुम बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पियो, वैक्सीनेशन जो है सही समय पे लगवाओ, तो ये काफ़ी हेल्दी हैबिट है जिससे कि तुम इनसे बच सकते हो। नेक्स्ट देखो मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ की वजह से तुम्हारा फैलता है ना, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से फैलता है वो प्रोटोजोआ है। अच्छा, इनका जो कैरियर है मॉस्क्वीटो है। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो मॉस्क्वीटो होते हैं ये कैसे इसको कैरी करते हैं। इसके लिए देखो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको ये कैरी करते हैं। अच्छा, इनसे बचने का प्रॉपर तरीका क्या है कि तुम क्या करो कि मॉस्क्वीटो नेट वगैरह लगा करके सो सकते हो या फिर घरों में रिपेलेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि ये मच्छर मक्खी को क्या करता है, दूर रखता है। दूसरा चीज़ क्या है कि समय समय पे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कराना बहुत ज़रूरी है ना। आपके मोहल्ला में, कॉलोनी में जो स्प्रेसाइड होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनका स्प्रे कराना काफ़ी ज़रूरी है। ये क्या करते हैं कि ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्वीटो है ना, इसको ये दूसरी चीज़ क्या करना है तुमको कि जो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्वीटो है इसको आसपास तुम ब्रीड होने से इसको तुम रोक सकते हो। जैसे मान लो कि आसपास, जैसे मैंने बताया कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं या फिर कहीं अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कहीं पानी अगर जमा है तो उस पानी को जमा नहीं होने दो। मेन तरीका ये है कि तुम पानी को वहाँ से फेंक दो। अगर देखें कि हाँ 3-4 दिन से पानी जो है, गंदा पानी वहाँ जमा है, तो वहाँ से तुरंत उनको हटाओ, क्योंकि ये जो है ना, जो स्टैगनेंट वाटर होते हैं, तो ये जो स्टैगनेंट वाटर है ना, ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि इनका फेवरेट प्लेस है जहाँ पे काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक जो है आप इनसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। अब देखो ये तो ह्यूमन बींग की बात हो गई कि ह्यूमन बींग में ये कैसे कैसे वायरसेज हैं, बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से डिजीजेज फैलती है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनसे बचने का क्या उपाय है। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि कुछ एनिमल्स भी हैं जिनमें भी ये वायरस बैक्टीरिया जो एंटर कर सकते हैं, उनको भी बीमार कर सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, यानी कि ह्यूमंस और प्लांट्स
ही इसके विक्टिम नहीं बनते हैं, बल्कि कुछ एनिमल्स हैं उनको भी अपना विक्टिम बना सकते हैं। जैसे देखो ये जो एंथ्रैक्स एक काफ़ी भयंकर बीमारी होता है जो ह्यूमन और कैटल ये दोनों में फैल सकता है, और इसका जो कैरियर है ये बैक्टीरियम है, यानी कि ये बैक्टीरियम की वजह से फैलता है। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये भी कैटल में होता है और ये वायरस की वजह से फैलता है। तो देखो ये सब क्या है ना कि कुछ ऐसे यानी कि डिजीजेज हैं जो कि एनिमल्स में फैलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो डिजीजेज हैं ना, बीमारी हैं, उनसे एनिमल्स हों, प्लांट्स हो, ह्यूमंस हों, ये सब को अफेक्ट करता है। तो इससे ध्यान रखना है कि हमको इनसे बच करके रहना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे दिखाया हुआ इस फिगर में कि देखो एक पर्सन है हैविंग एंथ्रैक्स डिजीज, एक पर्सन है जिसको एंथ्रैक्स की बीमारी हो गया है। ऐसे तो अगर हम बात करें तो जो एंथ्रैक्स होता है ये जानवरों में मेनली होता है, लेकिन होता क्या है कि वैसे पर्सन जो इनके कांटेक्ट में होते हैं, मान लो कि तुम अपने आसपास जानवर है तुम्हारे, या फिर तुम जो है तुम्हारे पास फॉर्म है जिसमें बहुत सारे फॉर्म एनिमल्स वगैरह हैं, उनको अगर एंथ्रैक्स हो गया तो इट इज़ नेचुरल कि तुम उनके कांटेक्ट में रहोगे, तुमको उनका देख रेख तो करना होगा कि ये जो एंथ्रैक्स के जो बैक्टीरिया हैं ये तुम्हारे बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं, और तुमको देखो ये इस तरह का जो है बॉडी में एक सोर टाइप में पैदा कर देते हैं, बॉडी के अंदर होल कर देते हैं। तो ये देखो कि इस तरह से जो है एंथ्रैक्स हो सकता है इवन कि ह्यूमन बींग में। अच्छा, इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज़ की जो मैंने बात की पिछले स्लाइड में जो मैंने बात किया, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो एनिमल है यहाँ पे देखो इसका जो माउथ है ये देखो ये इन्फेक्टेड है, समझ रहे हो ना। ये जो माउथ है ये तुम्हारा जो है फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा जो जानवरों का जो हुफ होता है जिसको खुर बोलते हो हम लोग, तो यहाँ पे देखो ये भी इन्फेक्टेड है। तो देख रहे हो ना कि इस तरह से फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये जानवरों में फैलता है, और ये किसकी वजह से फैलता है, इसके जो पैथोजेंस हैं वो वायरस हैं, ये मेनली वायरस की वजह से होता है। तो आई थिंक कि पिक्चर के माध्यम से जो है विजुअलाइज किए हो गया, जिससे कि आपको समझना आसान हो गया होगा। अब देखो हम लोग देखेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में, इनका अचीवमेंट क्या रहा है। तो एक्चुअली ही वाज द मैन हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम, ये जो बेसिलस एंथ्रासिस है, ये जो एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसकी वजह से एंथ्रैक्स डिजीज फैलता है ह्यूमन में, जानवरों में। तो ये जो बैक्टीरियम है इसका खोज करने का श्रेय, और ये जिस बैक्टीरियम की वजह से होता है उसका नेम है बैसिलस एंथ्रासिस, तो इसका खोज करने का श्रेय रॉबर्ट कोच को जाता है इन 1876। ओके, सो रिमेंबर दिस गाय, दिस इज हिज अचीवमेंट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में कुछ डिजीज़ हैं, बीमारी हैं जिसको कॉज करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स के अंदर कुछ बीमारी पैदा करते हैं। अब देखो इनमें जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स ले लो, जैसे वीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, या भी बहुत से ऐसे अदर्स प्लांट्स हैं जिनके अंदर भी कुछ डिजीजेज होते हैं। अच्छा, इन डिजीजेज की वजह से होता क्या है कि इनका जो प्रोडक्शन है ना उसमें कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपको इसको कंट्रोल करना जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो कंट्रोल कैसे हम लोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स हम लोग। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये केमिकल जो है इनके ग्रोथ को, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल कर देते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी होता है। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट के थ्रू जो है आपको बताया गया है कि कुछ कॉमन ऐसे प्लांट्स हैं और उनके अंदर होने वाले कुछ डिजीज़, और वो जो डिजीज़ है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, वेदर इट इज़ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो अगर हम बात करें सिट्रस कैंकर की, तो ये जो एक बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और देखो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये एयर है। तो ये देखो जो सिट्रस कैंकर है ना, ये एक्चुअली में हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं, सिट्रस जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें ये बीमारी ज़्यादातर होती है। तो अभी जो है आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है। नेक्स्ट देखो ये रस्ट ऑफ वीट की अगर हम बात करें तो वीट पे क्या होता है कि वीट जो होता है, वीट पे क्या होता है कि रस्ट का अटैक होता है। तो ये जो है फंजाई की वजह से होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, दूसरा ध्यान रखो कि एयर और सीड्स ये जो है कैसे फैलते हैं, तो ये या तो एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है या फिर सीड्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है।
तो ये आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो ज़रा, नेक्स्ट जो बीमारी है येलो वेन मोजैक के नाम से जानते हैं ऑफ भिंडी। ये जो बीमारी है ना, ये जो भिंडी जो एक आपका सब्जी है, तो भिंडी के प्लांट में ज़्यादा फैलता है। इसको ओकरा भी कहीं कहीं बोला जाता है भिंडी को। अब देखो ये वायरस की वजह से फैलता है। अच्छा दूसरी चीज़ की ये इसके कैरियर कौन है, तो इंसेक्ट हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि इस वायरस को कैरी करते हैं और ये वायरस तुम्हारा भिंडी के पौधे में लग जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका जो भिंडी का प्लांट है वो इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो चलो हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि जो डिजीज़ हैं देखने में कैसे होते हैं और कैसे उसको इन्फेक्ट करते हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, कि एक सीट्रस प्लांट है, उसका ये लीफ है। ये जो लीफ है इसमें देखो कि कहीं कहीं क्या हुआ है कि ये देखो ये पैचेज आ गए हैं। तो सीट्रस प्लांट अफेक्टेड बाय सीट्रस कैंकर। तो ये देखो ये जो पैचेज है ना, ये दिखा रहा है कि ये जो लीफ है तुम्हारा इन्फेक्टेड लीफ है। दूसरी चीज़ क्या कि ये जो प्लांट है इट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय दिस डिजीज़, जिसको हम लोग सीट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं। तो अगर ऐसा कहीं तुमको दिखता है कोई प्लांट है जिसके लीफ के ऊपर इस तरह का, तो समझ जाओ कि इस पौधा में जो है ये और डिजीज जो है वो लग चुका है। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये जो है वीट प्लांट सफरिंग फ्रॉम रस्ट डिजीज। अब देखो अभी जो हम लोगों ने बताया कि रस्ट ऑफ वीट के नाम से, तो देखो ये जो कुछ देखो ऐसे वीट प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर ये रस्ट का अटैक हो जाता है। अब देखो इनका जो कलर है ना, ये रस्ट की तरह देखो रेडिश ब्राउन कलर ये हो चुका है। तो जो वीट के पौधे होते हैं ना, इनमें ज़्यादातर ये रस्ट का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे गेहूँ के फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो है काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ है। इससे क्या होता है कि जो हमारा वीट क्रॉप है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है इस बीमारी की वजह से, रस्ट के अटैक की वजह से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि येलो वेन मोजैक, ये चूँकि भिंडी के प्लांट में होता है। अच्छा ये देखो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा लीफ दिख रहा है ना, अगर ये एकदम ग्रीन है तो समझो कि ये हेल्दी है। बट होता क्या है एक्चुअली में कि जब ये ये येलो वेन मोजैक जो है इसका इसका जब अटैक होता है इसके ऊपर, तो देखो ये तुम्हारा क्या हेल्दी फ्रूट है, ये सब्जी है, तुमको जो बोलना है। लेकिन जब ये इन्फेक्टेड हो जाएगा तो देखो ये क्या होगा कि इसका कलर जो है ग्रीन से येलो हो जाएगा। इससे क्या होता है कि ये काफ़ी कम एज में ही पकने लगते हैं, यानी कि इनका प्रॉपर ग्रोथ हुआ नहीं। जो तुम्हारा सब्जी है वो अभी काफ़ी छोटा ही है, तब तक क्या हुआ कि डिजीज़ लग गया, जिसकी वजह से छोटे में ही ये पक जाते हैं और पक करके येलो हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये तुरंत जो है पक करके येलो हो जाएंगे, जिससे कि तुम खा नहीं पाओगे, या फिर इसका सब्जी जो है तुमको ठीक नहीं लगेगा खाने में, या फिर ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो ये सब जो है कुछ बीमारी हैं जो कि आप पिक्चर के थ्रू जो है मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, जिससे कि आप जो है आपके माइंड में जो है ये सेट हो जाएगा और इससे आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है फूड पॉइजनिंग की हम बात करते हैं। अच्छा ये फूड पॉइजनिंग होता क्या है, चलो और इसको समझते हैं। अब देखो ये तुम्हारा बूझो भैया है ना, ही वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे दोस्त लोग तुमको इनवाइट करते हैं, कोई पार्टी वगैरह होता है, और तुम भी जब पार्टी में जाते हो तो होता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइटम होते हैं, फूड स्टॉफ होते हैं। तो सारा आइटम देख करके जो है तुम्हारा जो है मुंह में पानी आ जाता है और तुम सोचते हो कि चलो सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर ही लेते हैं, चख लेते हैं, है ना। ये इट इज़ ह्यूमन नेचर। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत सारे फूड आइटम जब हम एक साथ खा लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे फूड आइटम जो हैं वो आपस में उनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो ठीक नहीं बैठता है। किसी किसी बॉडी के अंदर जो है वो सही से जो है डाइजेस्ट हो जाता है, बट कोई कोई पर्सन होते हैं जिसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हुआ क्या कि ये जो बूझो है जब वहाँ पे गया तो वैरायटी ऑफ फूड स्टॉफ खा लिया, लेकिन जब ये घर गया तो घर जाते जाते इसको वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। अच्छा इसकी जो कंडीशन थी इतनी ख़राब हो गई जिसकी वजह से इसको जो है हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा। अच्छा जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर का कहना था कि हाँ इट माइट बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं
कि बहुत सारे फूड आइटम जब हम एक साथ खा लेते हैं तो कभी कभी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पॉइजन जो है बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू कर देता है और हमको वोमिट कराना शुरू करता है। वोमिटिंग से क्या होगा कि अंदर जो पॉइजनस जो केमिकल जो फॉर्म हो गया वो तुम्हारे बॉडी से बाहर आएगा, इससे कि तुम कहीं ना भयंकर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन से तुम बच सकते हो। तो देखो, अब देखो ये जो पहली दीदी है, ये इसको काफ़ी आश्चर्य होता है कि ये जो फूड कैसे पॉइजन बन सकता है। ये जानना चाह रही है कि खाना जो हम खा रहे हैं, हम तो ये समझ के खा रहे हैं ना कि खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्दी है, लेकिन फिर भी जो है ये खाना कभी कभी पॉइजन में कैसे चेंज हो जाता है, ये जानना चाह रही है। तो देखो हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि फूड पॉइजनिंग बेसिकली होता क्या है। तो देखो होता क्या है कि जो फूड पॉइजनिंग है ना, इट कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि फूड पॉइजनिंग, जैसे कि खाना अगर आप रखे हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको स्पॉइल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में हमको ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में बनाना पड़ता है, इनको रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, सारे लोग बिजी होते हैं, तो कभी कभी ऐसे केस में हो सकता है कि हम उसको प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस पर अटैक हो जाता है और वो उसको पूरी तरह से स्पॉइल कर सकते हैं। अच्छा, और इसकी वजह से क्या होता है कि समटाइम्स दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइजनस ऐसे सब्सटेंस पैदा कर सकते हैं, जिससे कि अगर उसको कंज्यूम किया जाए तो फिर आपके बॉडी में जाने के बाद वो इट कैन कॉज पॉइजन। तो यही होता है कि दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आप न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन में पढ़ते होंगे कि ड्यू टू फूड पॉइजनिंग जो है इतने बच्चों की, इतने लोगों की डेथ हो गई। तो ये जो है काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं, तो कभी कभी तो काफ़ी सीरियस इलनेस कॉज करते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इवन जो है वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी फूड आइटम, फूड स्टफ जो है अपने आसपास रखते हैं उसको प्रिजर्व करके रखें। प्रिजर्वेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमको जो है जो भी फूड आइटम है उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इसी पे होने वाला है, फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर होने वाला है। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, तुम अपने आसपास देखते हो कि जो ब्रेड होता है उसको कभी कभी आप लंबे समय तक छोड़ देते हो अनयूज्ड, और आसपास का अगर कंडीशन काफ़ी मॉइस्ट है तो तुम देखते हो कि उस पर जो है फंगस का अटैक हो जाता है। यानी कि जो फंगस है तुम्हारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है कि हमारे फूड आइटम को स्पॉइल करने का काम करता है। अच्छा, अब अगर जो तुम्हारा भोजन है, अगर फूड आइटम वो स्पॉइल्ड हो गया तो वो काफ़ी बैड स्मेल जो है वो एमिट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है खाने पे काफ़ी तुमको बैड टेस्ट लगेगा। ऐसे तो स्पॉइल्ड फूड खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से कभी खा लेते हो तो तुमको काफ़ी उसका बैड टेस्ट लगने वाला है। दूसरी चीज़ कि तुम्हारे खाने का कलर जो है उसको भी वो चेंज कर देता है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है यहाँ पे तुमसे जानना चाह रहा है कि क्या केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है क्या। तुम लोग सोच करके बताओ कि ये जो भोजन जो स्पॉइल हो रहा है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पे? तो हाँ बिल्कुल, देखो वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ पे भोजन का कलर चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, इवन कि वहाँ पे उसका स्मेल चेंज हो रहा है। तो ये सब जो है एक्चुअली में केमिकल चेंज है, और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी तो भोजन तुम्हारा कहीं ना कहीं पॉइजनस हो रहा है, तुम उसको खा रहे हो और तुम जो है बीमार पड़ जा रहे हो। अब देखो, अ ब्रेड अफेक्टेड बाई फंगस, यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से अगर आप तुम ब्रेड को एक लंबे समय तक छोड़ देते हो तो यहाँ पे जो है ना वाइट और ब्लू जो है ना पैचेज उसके ऊपर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो है ना देखो पूरा का पूरा जो ब्रेड है तुम्हारा इन्फेक्टेड हो गया है फंगस की वजह से। अगर तुम गलती से इसको खा लेते हो तो फिर ये तुमको काफ़ी सीरियस इलनेस कॉज कर सकता है। तो देखो आगे जो है हम लोग देखेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे, खाने को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इससे क्या होगा खाना का बर्बादी कम होगा और ये लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जब हमको ज़रूरत होगा तब हम अपने हिसाब से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखो ये तुम्हारी पहली दीदी जो है मैंगो जो है वो ख़रीद करके लाती है, तो होता क्या है कि वो लाती है, लेकिन होता क्या है कि वो उसको खा नहीं पाती है और वो ऐसे ही रख देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर अ फ्यू डेज़ यानी कि आफ्टर सम टाइम वो देखती क्या है कि दे वेर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, वो क्या हो गए हैं कि स्पॉइल्ड हो चुके हैं और सड़ गए हुए हैं।
अब देखो, बट सी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि एक्चुअली में मैंने जो पका हुआ आम लाया मार्केट से ख़रीद करके, मैं गलती से खा नहीं पाई और उसको मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ने से क्या हुआ कि 4-5 दिन बाद वो देखी कि सड़ गया और उसको जो है पूरी तरह से वो स्पॉइल्ड हो गया है। लेकिन वो देखती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो वो अचार वगैरह बनाती है ना, मैंगो पिकल, आप भी खाते होंगे या फिर खाए होंगे ज़रूर। वो पिकल जो दादी नानी हमारी बनाती है वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और आप जानते हो कि उसको जो है सालों 2 साल 3 साल तक भी हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है और उसको साल 2 साल तक हम लोग खाते रहते हैं, एक बार बना करके रख दिए तो एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हारी पहली दीदी ना कंफ्यूज हो गई है कि फिर दादी नानी ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से वो जो मैंगो का वही पिकल जो है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, लेकिन वही वो मैंगो ख़रीद करके लाई और वो बस 3-4 दिन में ही पूरी तरह से सड़ गल के ख़त्म हो गया और वो खाने लायक नहीं बचा। तो अब देखो जो है, अब जो है इसका आंसर मिलने वाला है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फूड को प्रिजर्व करके रखने से ऐसा होता है कि आप उसको लंबे टाइम तक रख सकते हो बिना स्पॉइल्ड हुए। तो कुछ देखो कॉमन मेथड हम लोग सीखेंगे कि कुछ क्या क्या ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप भोजन को प्रिजर्व करके रख सकते हो जिससे कि वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला है केमिकल मेथड। तो देखो, केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट हो गया, कुछ एडिबल ऑयल्स हो गया, ये कुछ कॉमन केमिकल्स होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। ये करते क्या है कि दे चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इनके ग्रोथ को रोक देते हैं। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि लंबे टाइम तक जो है आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ये जो सब्सटेंसेज है ना, दीज आर नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। अब देखो, इसके अलावा हम लोग को सॉल्ट वगैरह, एसिड वगैरह ये भी ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे। पिकल्स वगैरह बनाते हैं, ये भी क्या करते हैं कि माइक्रोब्स के अटैक को रोक देते हैं। अब देखो, कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, ये सब कुछ कॉमन तुम्हारे क्या हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। इसके अलावा जो है देखो सॉल्ट है, शुगर है, ये भी जो है प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं। तो ये करते क्या है कि एक्चुअली में ये हम लोग जैम वगैरह जब बनाते हैं ना, स्क्वैशेज वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको जो भी पैक्ड जैम्स आते हैं या पिकल्स आते हैं, तो उनमें एक्चुअली में ये प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। आप याद रखो, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। अच्छा, इसके अलावा देखो कुछ स्क्वैशेज वगैरह होते हैं जिसको आप फ्रूट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह को क्या करते हैं कि काफ़ी उसको ग्राइंड करके बनाया जाता है, तो इसको हम लोग स्क्वैशेज के नाम से भी जानते हैं। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और प्रिजर्वेशन है जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के मेथड से ही फूड आइटम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो देखो, एक्चुअली में ये काफ़ी कॉमन होता है जो हमारे घरों में यूज होता है, और कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग मीट हो गया, फिश हो गया, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। अच्छा, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो चूँकि मीट है, फिश है, ये सब चूँकि डेड होते हैं, तो इनमें बैक्टीरिया का अटैक जो है काफ़ी जल्दी हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम लोग इनको ड्राई रखने के लिए ड्राई सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं। अच्छा, सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व। इसके अलावा देखो, सॉल्ट का इस्तेमाल आप लोग आंवला वगैरह का जो अचार वगैरह बनाते हैं घर में, आपके मम्मी पापा, सॉरी पापा नहीं, आपकी मम्मी दादी नानी, हाँ पापा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होइएगा। तो रॉ मैंगोज वगैरह, इसके अलावा जो टैमरिंड वगैरह जो है, ये सब बनाने में भी हम लोग सॉल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, सॉल्ट भी जो है तुम्हारा क्या हो गया, एक प्रिजर्वेटिव हो गया। इसके अलावा मैंने बताया कि जो शुगर है ये भी तुम्हारा एक प्रिजर्वेटिव है। तो देखो, इसका इस्तेमाल तुम लोग जैम, जेलीज वगैरह, स्क्वैजेज वगैरह बनाने में करते हो। अब देखो, शुगर करता क्या है कि रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, शुगर क्या करता है कि उनके अंदर के शुगर या सॉल्ट, इन दोनों का मैकेनिज्म एक ही है कि उनके अंदर के मॉइस्चर को जो है वो कम कर देता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। और मॉइस्चर अगर किसी फूड आइटम से निकल जाएगा ना, तो उस फूड आइटम को तुम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। तो देखो, ये सब कुछ तरीके हैं। अच्छा, नेक्स्ट तरीका देखो,
तो ऑयल और विनेगर इसका भी इस्तेमाल करके तुम भोजन को प्रिजर्व करके रख सकते हो। इसमें देखो जो ऑयल है, विनेगर है, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं पिकल्स वगैरह को स्पॉयल होने से बचाते हैं। ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इनको उस पर ग्रो नहीं होने देते हैं, या फिर तुम यूँ कह सकते हो कि बैक्टीरिया जो है ऐसे एनवायरनमेंट में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं जहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा ऑयल वहाँ पे है या फिर विनेगर, चूँकि उसमें एसिड वगैरह होता है, तो फिर ऐसे एनवायरनमेंट में वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट ये सब जो है इनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल एंड विनेगर। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिसमें हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे करके भी तुम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हो लंबे टाइम तक। अब देखो, अगर मान लो कि तुम बॉयल कर देते हो, जैसे मिल्क हो गया तुम्हारा या फिर वाटर हो गया, तो इससे क्या होगा कि बहुत से ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें मर जाएंगे। तो वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा देखो हम लोग, ये तो हो गया कि हीटिंग, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको तुम मार सकते हो। इसके अलावा जब तुम रेफ्रिजरेटर में डाल देते हो फूड आइटम को, तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। तो लो टेम्परेचर पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इनका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, एक सर्टेन इनका ले टेम्परेचर होता है जिसके अंदर इनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। आप टेम्परेचर काफ़ी लो कर दे रहे हो या काफ़ी हाई कर दे रहे हो, दोनों केस में ये इनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इससे क्या होगा कि वो मर जाएंगे। देखो, ये तुम्हारा जो बूझो भैया है ये जानना चाह रहा है कि जो मिल्क जो है जो पैकेट्स में आता है, तो आप भी कभी जाते होंगे मार्केट में और जो पैकेट जो मिल्क आता है जिसमें सुधा, अमूल ये सब आता है, तो आप ज़रूर जाते होइएगा मार्केट में और ख़रीदते होइएगा। तो देखो, ये सब जो होते हैं ना, ये पास्चुराइज्ड मिल्क होते हैं। तो ये मिल्क जो है लंबे समय तक जो है ख़राब नहीं होते हैं। तो ये जो बूझो है ना, इसकी माँ इसको बताइए कि ये जो मिल्क है ये पास्चुराइज्ड है। तो इसको ये नहीं समझ में आता है कि जो पास्चुराइजेशन है या फिर पास्चुराइज्ड मिल्क जो है ये क्या होता है। तो चलो हम लोग इसको भी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं ताकि जो है आपका हर एक कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाए। तो देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, जनरली मिल्क के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं पास्चुराइज्ड, होता क्या है। तो देखो, पास्चुराइज्ड मिल्क क्या है कि इसको तुम बिना बॉयल किए भी कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये हार्मलेस होता है। यानी कि यूँ कह सकते हो कि ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है, जिसकी वजह से तुम इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हो। तो पास्चुराइज का क्या मतलब हुआ, इसको ज़रा समझो कि देखो, ये जो मिल्क होते हैं इनको 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वहाँ पे इनको 15 से 30 सेकेंड तक जो है इनको काफ़ी ज़्यादा हीट किया जाता है। अच्छा, गर्म करने के बाद इनको अचानक ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जो है इनको तुरंत जो है स्टोर करके तुरंत इनको पैकेट में डाल दिया जाता है। अब देखो, ऐसा क्यों किया जाता है। मान लो कि तुम मिल्क को एक बार गर्म किए, अच्छा 70-80 डिग्री सेल्सियस तक उसको उबाल दिए। उबालने के बाद अगर तुम उसको छोड़ देते हो ठंडा होने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि वो धीरे धीरे टेम्परेचर उसका लो होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा वैसे वैसे फिर फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ एयर वो वापस से तुम्हारे मिल्क में जा सकते हैं और वापस से उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि उनको उस टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आप छोड़ दोगे तो वापस से वो जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मिल्क के अंदर जा सकते हैं। तो तुरंत उसको क्या करो कि ठंडा करो और तुरंत उसको हम लोग जो है काफ़ी मॉइस्चर फ्री पैकेट्स होते हैं जिसमें बिल्कुल ही नमी नहीं होता है, उस पैकेट्स के अंदर इसको तुरंत डाल करके हम लोग उसको सील कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको टाइम नहीं मिल पाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें एंटर करने में, और इससे क्या होगा कि ये तुम्हारा काफ़ी समय तक प्रिजर्व करके तुम इसको रख सकते हो। तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो ये एक्चुअली में लुइस पास्चर जो थे उनके द्वारा डिस्कवरी हुआ था इसका, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पास्चुराइजेशन। तो आई थिंक कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो और फिर हम लोग फर्दर जो है देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है इसमें तुम्हारा स्टोरेज एंड पैकिंग आता है। यानी कि ये भी तुम्हारा एक फूड प्रिजर्वेशन का ही एक मेथड है जिसमें स्टोरेज और पैकिंग करके भी हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। देखो, आजकल क्या होता है कि जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इवन कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, इनको देखते होगे आप कि ये सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स वगैरह में बेचे जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको तुम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बोलते हो, इवन कि काजू किशमिश, है ना, अगर इनको एयर टाइट पैकेट्स में नहीं रखा जाए तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स में सील कर लीजिए और उसके बाद जो है आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि लंबे टाइम तक जो है बिना स्पॉइल हुए रह सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ की इससे क्या होगा कि अटैक ऑफ माइक्रोब्स जो है इसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है स्टोरेज एंड पैकिंग के जरिए भी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली क्या होता है, देखो कि जब आप उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हो तो होता क्या है कि एयर जो है उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो अगर एयर नहीं एंटर कर पाया तो समझ लो कि उसके अंदर माइक्रोब्स के जाने का भी चांस काफ़ी लो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो एयर होते हैं, एयर के थ्रू बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो एयर के थ्रू एंटर कर जाते हैं फूड आइटम्स के अंदर। इसलिए जो है हमको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको मॉइस्चर प्रूफ और एयर टाइट कंटेनर में रखें। नेक्स्ट देखो, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जो प्रीवियस चैप्टर था हम लोगों का उसमें हम लोग इसकी चर्चा किए हुए थे, लेकिन वो काफ़ी कम था, वो सफिशिएंट नहीं था। तो आओ हम लोग फर्दर इसको और पूरी डिटेल में देखते हैं, इसमें तुमको हर एक जानकारी मिल जाएगा इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो ये तुमको पता है कि राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स, उनके जड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल में देख लो, लेगुमिनस अगर प्लांट्स की बात करें तो इसमें बीन्स हो गया, पीज हो गया, जो तुम्हारे दलहन पौधे होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हो जिससे तुमको दाल मिलता है, उनको बोलते हैं हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स, विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और तुम्हारा जो ये प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट है, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट होता है, दे हेल्प ईच अदर इन दिस रिलेशनशिप। आप कह सकते हैं कि अ रिलेशनशिप इन विच यू नो ऑर्गेनिजम्स help each other, और you can say that they are dependent to each other। अगर एक दूसरे के ऊपर आप निर्भर होते हैं जिससे कि आपको उससे बेनिफिट होगा, उसको आपसे बेनिफिट होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर रिलेशनशिप है। देखो सबसे पहले देखो कि जो राइजोबियम है उसको रहने के लिए जगह मिल जाता है। तुम्हारा जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके जो रूट के अंदर जो कुछ छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया जो है अपना घर बना करके, जगह बना करके रहते हैं, है ना, जो मिट्टी के अंदर होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो कि बदले में प्लांट्स को क्या मिलता है। तो बदले में प्लांट्स क्या करते हैं कि ये जो ये जो तुम्हारे राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, इनकी खास बात ये होती है कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये सीधे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस नाइट्रेट को वो जो नाइट्रेट होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। फिर आपका जो प्लांट है जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के थ्रू नाइट्रेट जो है उसके अंदर जाएगा, उससे उसको जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि देखो अब तुम क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये बताओ कि ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से भी तो नाइट्रोजन ले सकते थे ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। तो देखो इसका आंसर ये है कि जो हमारे प्लांट्स हैं ना, वे डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, वो उसको नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि उनको जो है इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब देखो कभी कभी ये भी एक जीके का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जब बिजली चमकती है तो उस केस में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद होते हैं ना, उनका क्या होता है, फिक्सेशन हो जाता है, यानी कि उस प्रोसेस के जरिए भी नाइट्रोजन फिक्स्ड होते हैं। तो देखो लाइटनिंग जो है ये कैसे हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो इसको आओ हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो क्वेश्चन वही है तुम्हारा कि हाउ लाइटनिंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलो देखते हैं। देखो होता क्या है कि जब लाइटनिंग ब्लास्ट करता है, जब बिजली चमकती है ना,
एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उस केस में देखो कि तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है, ये N2 के फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, अब होगा क्या कि देखो जब लाइटनिंग अकर होगा तो उस केस में क्या होता है कि दिस अलाउज देम टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एयर। अब उस केस में क्या होता है कि इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होते हैं जब ये ब्लास्ट करेगा, लाइटनिंग ब्लास्ट करेगा, तो उस केस में ऐसे सूटेबल कंडीशन इसको मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है ये आसानी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि तुम्हारा एयर में मौजूद है उससे आसानी से ये कंबाइन कर लेता है। कंबाइन करके तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा जिसको तुम NO2 के नाम से भी जानते हो। अब देखो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, द रेन डिजॉल्व दिस इनटू नाइट्रेट। अब देखो कभी जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है H2O, तो H2O तुम्हारा क्या करेगा कि ये जो NO2 है इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये जो है ना ये तुम्हारा नाइट्रेट बनाएगा, एक एसिड फॉर्म करता है। तो ये जो जैसे कि नाइट्रिक एसिड है ना HNO3, तो ये HNO3 बनाएगा, और फिर ये क्या होगा कि बारिश के साथ साथ क्या होगा कि एज एसिड रेन क्या होगा कि ये तुम्हारे अर्थ तक पहुंचेगा, और अर्थ तक आने के बाद जब तेज़ बारिश होगी तो बारिश का पानी के साथ मिल करके वो कहीं ना कहीं खेतों में मिट्टी में जा करके वो जमा हो जाएगा। तो इस तरह से भी देखो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद था वो फाइनली जो है देखो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में क्या हो गया, चेंज हो गया। सो एक्चुअली दिस इज़ द रीजन कि हाउ लाइटनिंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में तुम लोग देखोगे, ऐसे तो वाटर साइकिल तुम लोग पढ़े होगे, जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ही कुछ नाइट्रोजन साइकिल भी होता है, क्योंकि यही वजह है कि नाइट्रोजन का एक साइकिल चलते रहता है जिसकी वजह से तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती है। तो देखो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आओ हम लोग इसको देखते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखो नाइट्रोजन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तुम जानते हो कि नाइट्रोजन जो है ना ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। देख लो ये प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, जो है कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका एक काफ़ी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक यू। अब देखो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को जो है ना उसको कंपाउंड फॉर्म में लेना होता है। सर्टेन बैक्टीरिया जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्जी हो गया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो कि मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें ब्लू ग्रीन एल्जी हैं, ये सॉइल को फिक्स करने का काम करते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको फिक्स करने का काम करता है, यानी कि दे टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड देन दे स्टार्ट फिक्सिंग। तो समझ गए कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो आगे जो है इसी में हम लोग फर्दर देखेंगे कि वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। अब देखो एक बार क्या हुआ कि वो नाइट्रोजन जब वो कन्वर्ट कर देते हैं कुछ यूजेबल कंपाउंड्स के फॉर्म में, यानी कि नाइट्रेट वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जब वो चेंज कर देंगे तब क्या है कि तुम्हारा जो प्लांट्स हैं इसको वो आसानी से सॉइल से ना अपने रूट के थ्रू उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब देखो क्या होता है कि नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। उसके बाद फिर नाइट्रोजन का यूज़ करके उनके लिए जो एक एसेंशियल प्रोटीन होता है उसमें वो उसको सिंथेसिस कर लेते हैं। अच्छा and other compounds, ठीक। Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds। अब देखो इससे क्या होगा कि एक बार जो तुम्हारा प्लांट है वो उसको क्या कर लिया कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड में उसको फॉर्म में चेंज कर लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब मान लो कि हम लोग हैं जो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। तो जब हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनसे हमको दाल मिलता है, तो लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनसे हमको क्या मिलता है, दाल मिलता है। तो जब हम लोग उनसे
दाल ऑब्टेन करते हैं, जब उसको खाते हैं तो फिर हम लोगों के अंदर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। इसके अलावा और जो भी एनिमल्स हैं विच आर फीडिंग ऑन प्लांट्स, उनको भी वो प्रोटीन जो है उन प्लांट्स के थ्रू मिल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोटीन का जो है एक साइकिल चलता है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको प्रोटीन की ज़रूरत है, दे ऑल गेट द प्रोटीन्स, यानी कि उनका जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का वो फुलफिल हो जाता है। अब देखो, व्हेन प्लांट्स एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। अब मान लो कि जब ये प्लांट्स एनिमल्स जब मर गए तो उनके अंदर ये जो यानी यानी कि जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो पहले से मौजूद है, उनको क्या करता है कि बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं ना, वो उनको नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में चेंज करने लगते हैं। नाइट्रोजिनस कंपाउंड है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। इससे क्या होता है कि जब ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड में यूज चेंज हो जाते हैं तो उससे कि ये आसानी से जो है दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। अब देखो, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ पार्ट, यानी कि उनका जो कुछ पार्ट होता है उसको वो नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं और वो वापस से तुम्हारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, जो नाइट्रोजन गैस तुमको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% होता है, तो मोर और लेस इनका जो क्षतिपूर्ति है वो दोबारा से हो जाता है। तो इस तरह से पूरी तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है चलता है, और इस तरह से क्या होता है कि हम लोग इसको कहते हैं कि हाँ, नाइट्रोजन का जो है मात्रा जो है अमाउंट एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट बना हुआ है। अब देखो, इसको हम लोग एक मैप के थ्रू भी समझेंगे, तो आओ हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो ज़रा यहाँ पे कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अच्छा, अब ज़रा देखो, तो देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब देखो क्या हुआ कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या हुआ, ज़रा देखो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया हैं ये क्या कर रहे हैं कि इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अच्छा, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन टर्न ये जो नाइट्रोजन को वापस से नाइट्रोजिनस कंपाउंड में फिक्स करने का काम करते हैं। अब देखो क्या होगा कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब वापस से ये सॉइल में ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे उनकी मात्रा यहाँ पे भरपूर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या होगा कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अच्छा, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये गैसियस नाइट्रोजन देखो वापस से तुम्हारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में वापस से चला जाता है। इसके अलावा देखो एक तुम्हारा नेचुरल प्रोसेस भी है जिसके जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, व्हेन लाइटनिंग अकर, तो इनसे क्या होता है कि जब लाइटनिंग ब्लास्ट होता है तो तुमको पता है कि एटमॉस्फेयर में N2 गैस मौजूद है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन होंगे और तुम्हारा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा जिसको तुम कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो पहले क्या होगा, देखो अभी ये डायरेक्ट नहीं होगा, पहले तुम्हारा ये NO2 बनेगा। NO2 वापस जो वाटर है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में मौजूद या फिर ड्यूरिंग द रेन वो वाटर जो आता है वो तुम्हारा NO2 से रिएक्ट करेगा और वो नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रिक एसिड वगैरह बनाएगा और वो जाकर तुम्हारा सॉइल में क्या होगा, नाइट्रोजिनस कंपाउंड की क्षतिपूर्ति करेगा। अच्छा, इसके अलावा ज़रा यहाँ से देखो एक इसका ये भी है कि अब ये जो कंपाउंड बना, अब ज़रा देखो ये क्या होगा कि अपटेक बाय प्लांट्स, इसको क्या करेगा कि जो प्लांट्स होंगे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रूट के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, देखो अब ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को जो है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, जिनको तुम क्या बोलते हो, हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हो। तो ये क्या करेंगे कि ऐसे प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। अब देखो क्या होगा कि नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ। अब क्या होगा, देखो अब ये एनिमल क्या किए कि उस प्लांट को खाए तो नाइट्रोजन इनके अंदर गया। ठीक, अब क्या होगा कि मान लो
कि इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि जब ये एक्सक्रिएशन करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालते हैं, या मान लो कि इनका जब डेथ हो जाता है, तो इनकी जो मात्रा होती है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो इनके अंदर मौजूद होते हैं, उनको वापस से ये कुछ सर्टेन बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, वो वापस से उसको डिकम्पोज कर देते हैं कुछ ऐसे सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, जिससे कि वो फिर से आसानी से यूज करना ईजी हो जाता है। तो मतलब तुम ये बोल सकते हो कि वापस से अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन जो है वापस से फिर दूसरे प्लांट्स एनिमल्स उसको यूज कर लेंगे, और इस तरह से जो है फिर से नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति जो है वो एटमॉस्फेयर में हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे घूम फिर करके जो है नाइट्रोजन साइकिल जहाँ से चला, वापस देखो ये घूम करके वहीं पे पहुंच जा रहा है वो साइकिल। तो यही है नाइट्रोजन साइकिल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये तुम्हारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, एंड ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन तुमको लगता है कि हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुमको समझ में नहीं आया हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट द लाइव क्लास, सो एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर फीडबैक कि मैं ये जज कर पाऊँ कि हाँ तुम समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अगर तुमको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं जो है मैं अच्छे से नहीं समझा पाया तुमको, या तुम नहीं समझ पाया, तुम वहाँ पे अटेंटिव नहीं थे, तो तुम उस पार्ट को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। फिर भी अगर तुमको लगता है कि नहीं मतलब बिल्कुल ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो तुम हमें कमेंट करके तुम अपना क्वेरी जो है कमेंट में डाल दो, और जब भी मैं तुम्हारा कमेंट देखूँगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ किसी और वीडियो के साथ मिलूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।